हेलो एवरीवन। आगे हम पादप जगत से ब्रायोफाइट का अध्ययन करते हैं। ब्रायोफाइट में देखिए, ब्रायोन का अर्थ होता है मॉस और फाइट्स का अर्थ होता है प्लांट्स, यानी मॉस प्लांट्स जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो ब्रायोफाइट में इंक्लूड किए जाएंगे। ये पादप जगत के उभयचर कहे जाते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किन्हें कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। मॉस व लिवरवर्ट हम ब्रायोफाइट में प्रमुख रूप से इंक्लूड करते हैं। ये प्राय पहाड़ियों में नम व छायादार जगहों पर पाए जाते हैं, यानी आप याद रखेंगे नम व छायादार जगहों पर ये मिलेंगे। ये असंवहनीय पादप होते हैं, यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। यहाँ संवहनी उत्तक जाइलम व फ्लोएम का अभाव होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। इस वर्ग के पौधों में जड़ों का सर्वथा अभाव होता है, जड़ों का अभाव पाया जाएगा। उच्च श्रेणी के पौधों में तने व पत्तियां जैसी रचनाएं बन जाती है, यानी तने व पत्तियां जैसी रचनाएं यहाँ पर बनती है। एक्चुअली तने और पत्तियां नहीं पाए जाते हैं। निम्न श्रेणी के पौधे थैलस सुकाय सदृश होते हैं, अर्थात जड़ व प्रभु में भिन्नित शरीर नहीं होता, यानी जड़ और प्ररो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। शुकाय के निचले सिरे से कोशिकीय तंतुओं की तरह रचना निकलती है, जिनको हम मूलाभास कहते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे, राइजोइड्स या मूलाभास इन्हें कहा जाता है, यानी जड़ के जैसे जो संरचना यहाँ पर मिलेगी वो मूलाभास या राइजोइड्स कहे जाएंगे। ये रचनाएं पौधों को भूमि या अधः स्तर में स्थिर रखने का कार्य करती है, यानी राइजोइड्स और मूलाभास जो है वो पौधों को भूमि में या सबस्ट्रेटम से चिपकाए रखने में, स्थिर रखने में मदद करेगी। बीजाणु उत्पन्न करने वाली पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी या स्पोरोफाइट हम बोलेंगे, और युग्मक उत्पन्न करने वाली पीढ़ी को गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद हम कहेंगे। बीजाणुद्भिद का जीवन युग्मकोद्भिद पर अर्धपरजीवी होता है, यानी बीजाणुद्भिद जो है वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इनमें द्विलिंगी व एकलिंगी दोनों प्रकार के पौधे आते हैं। ब्रायोफाइटा के नर जन्नांगों को पुधानी या एंथ्रीडियम के नाम से हम जानेंगे, और मादा जन्नांगों को हम स्त्रीधनी या आर्किगोनियम के नाम से हम जानेंगे। तो आप याद रखेंगे, पुधानियों से पुंमणु या नर युग्मक बनेंगे, और स्त्रीधनी से अंड कोशिका या मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो बिल्कुल आप लोगों को जो छोटे छोटे से पॉइंट्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उनको अपने दिमाग में रखते हुए चलना है। आगे देखिए, निषेचन के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है, और पानी के उपस्थित होने पर ही निषेचन की क्रिया हो पाती है, क्योंकि जो नर युग्मक है वो पानी के द्वारा ही तैरता हुआ आर्किगोनियम में पाई जाने वाली अंड कोशिका तक पहुंचेगा। तो इसलिए इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में संयुग्मन से द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है। सामान्यतः बीजाणुद्भिद के 3 भाग होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल। आप याद रखेंगे, फुट की हम बात करें जैसे हम हिंदी में पाद बोलेंगे, जिसके द्वारा ये गैमेटोफाइट से जुड़ा रहेगा, यानी फुट के द्वारा ये गैमेटोफाइट से जुड़ेगा, युग्मकोद्भिद से जुड़ेगा। सीटा निवृंत इससे बोला जाता है, जो हिपेटसी में छोटा होता है और मॉसेज में काफ़ी बड़ा पाया जाता है। कैप्सूल जिससे बीजाणु बनते हैं, तो आप याद रखेंगे बीजाणु कैप्सूल से बनते हैं। बीजाणु अगुणित संरचना होती है। कैप्सूल के परिपक्व होकर फट जाने की वजह से जब ये बाहर निकलकर अपने अधस्तर पर पहुंच जाते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर अंकुरण करना शुरू कर देते हैं, यानी कैप्सूल जब परिपक्व होकर फट जाएगा तो उससे बीजाणु निकलेंगे, और ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति पाकर अंकुरित होना शुरू कर देंगे और नए युग्मकोद्भिद या शुकाय पौधे का निर्माण करेंगे, यानी बीजाणु के अंकुरण से नया युग्मकोद्भिद बनता है। बिल्कुल आपको अपने दिमाग में बिठाना है। ब्रायोफाइट्स के 3 मुख्य भाग हैं, हिपेटसी, मसाई या मॉसेज और एंथोसिरोटीज। हिपेटसी में हम देखते हैं लेवरवर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। ये निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं, जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया इसमें आते हैं। मसाई या मॉसेज में उच्च श्रेणी के पौधे जैसे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम को इंक्लूड किया गया है, और एंथोसिरोटीज में एंथोसिरोज पादप को सम्मिलित किया जाता है। अब इन तीनों जो भाग हैं उनका हम एक टेबल फॉर्म में कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो आपको एक टेबल नजर आ रही है जिसमें हमने तीनों भाग लिखे हुए हैं। इधर लक्षण आपको दिख रहा है हिपेटसी, एंथोसिरोटीज और मसाई। बीजाणुद्भिद पीढ़ी के भाग की हम बात करें तो हिपेटसी में बीजाणुद्भिद पीढ़ी का केवल फुट पाया जाता है, यहाँ पर फुट और कैप्सूल दोनों मिलते हैं एंथोसिरोटीज में, और मसाई में
हम फुट, सीटा और कैप्सूल की बात करेंगे, यानी मॉसेज में फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों ही पाए जाएंगे। हिपेटसी में केवल फुट मिल रहा है और एंथोसेरोटीज में फुट और कैप्सूल दोनों पाए जाते हैं। शल्क की हम बात करें तो शल्क यहाँ पर उपस्थित होता है हिपेटसी में, एंथोसेरोटीज में अनुपस्थित होता है और मॉसेज में भी अनुपस्थित पाए जाएंगे। पत्तियाँ की हम बात करें तो पर्णिल सदस्य या पर्णिल सदस्यों में पाई जाती है जिनमें शिरा अनुपस्थित होती है। यहाँ पर पत्तियाँ अनुपस्थित होती है एंथोसेरोटीज में और उपस्थित होती है उसमें मध्य शिरा भी पाई जाती है मॉसेज के अंदर। तो बिल्कुल आप पत्तियों में विभाजन भी देखेंगे या पत्तियों में किस प्रकार से यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है वो भी आप जानकारी में लाएंगे। मूलाभास की हम बात करें तो एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं, एंथोसेरोटीज में बहुकोशिकीय और शाखित होते हैं और मॉसेज में बहुकोशिकीय और शाखित पाए जाते हैं। एक कोशी भी यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य नाम इनको हम लेवरवर्ट बोलेंगे, हिपेटसी को लेवरवर्ट के नाम से जाना जाता है, एंथोसेरोटीज को हॉर्नवर्ट के नाम से जाना जाता है और मसाई को मॉस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिक्सिया और मार्केंशिया हम हिपेटसी में इंक्लूड करेंगे, एंथोसिरोज और नोटोथाइलस हम एंथोसेरोटीज में इंक्लूड करेंगे, फ्यूनेरिया और स्फेग्नम आपके मॉस में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। आप अच्छे से इस कंपैरिजन को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। स्पेशली जो सामान्य नाम है इनका, हिपेटसी का सामान्य नाम, एंथोसेरोटीज का सामान्य नाम और मसाई का सामान्य नाम, वहाँ से आपको प्रश्न किया जा सकता है। आगे हम इनके आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व होता है, यानी अत्यधिक आर्थिक महत्व नहीं पाया जाता है इनका। कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों के भोजन की तरह उपयोग में लाए जाते हैं। स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज पीट प्रदान करती है। पीट एक प्रकार का कोयले का रूप होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो स्फेग्नम से हमें पीट कोयला प्राप्त होगा। इसके अलावा स्फेग्नम का प्रयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी किया जाता है क्योंकि इसमें पानी को रोकने की क्षमता पाई जाती है, पानी को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है और साथ ही ये अम्लीय प्रकृति का होने की वजह से इसका जो डीके है वो नहीं होता या ये अनअपघटित रहता है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे कि स्फेग्नम किस प्रकार से उपयोगी हो गया। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे जीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले चट्टानों पर उगने वाले जीव कौन से हैं, तो लाइकेन और मॉस दोनों ही हैं। ये सबसे पहले चट्टानों पर लगेंगे। इनका पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्व होता है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया, यानी चट्टानों के अपघटन में इनका काफ़ी महत्व है। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देता है इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा सकती है और इस प्रकार से ये मृदा अपरदन को भी रोकने का काम करते हैं। तो इनका उपयोग मृदा अपरदन को रोकने में भी किया जाता है। आगे हम लीवरवर्ट की बात कर लेते हैं कि लीवरवर्ट को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे या ये क्या होते हैं। तो ये छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारों पर, दलदल वाले स्थानों पर, गीली मिट्टी में, पेड़ों की छालों में आदि पर उगते हैं। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न मिल सकता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। लीवरवर्ट का जो पादप काय होता है वो थैलस जैसा होता है, थैलाब होता है। इनमें अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। तो ध्यान रखेंगे ये जेमा जो है वो लीवरवर्ट में पाया जाता है और ये अलैंगिक जनन का साधन है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक संरचना है। ये छोटे छोटे कप के समान होते हैं जिन्हें जेमा कप हम कहेंगे। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उगाता है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन लीवरवर्ट में संपन्न हो जाएगा। स्पोरोफाइट में एक फुट, एक सीटर, कैप्सूल मार्केंशिया में ही मिलते हैं। बाकी किसी भी लीवरवर्ट में ये तीनों डिफ्रेंशिएशन नहीं पाए जाएंगे, केवल फुट यहाँ पर पाया जाएगा। तो फुट, सीटा, कैप्सूल मार्केंशिया के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर में मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनता है या स्पोर से आगे मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनेगा। रिक्शिया और मार्केंशिया आपके लीवरवर्ट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। मॉस की आगे हम बात करते हैं तो जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती है। अब ध्यान रखेंगे मॉस के अंदर या सभी ब्रायोफाइट्स में जो प्रभावी अवस्था वो युग्मकोद्भिद मिलती है और बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद पर निर्भर पाई जाती है। इसकी दो अवस्थाएं यहाँ पर हम देखते हैं। युग्मकोद्भिद की पहली अवस्था प्रथम तंतु या प्राइमरी प्रोटोनीमा हम इसको बोल देंगे, जो स्पोर से बनता है। तो ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है या प्रथम तंतु है स्पोर से बनेगा, बीजाणु से बनेगा। यह विसर्पी होता है, हरा होता है, शाखित होता है और प्राय तंतुमय होता है, फिलामेंटस होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है या लीफी होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। यानी प्रथम तंतु से ही पार्श्वीय कली के रूप में आपकी लीफी स्टेज या सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा। इसमें सीधा पतला तनासा होता है जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती है। ये बहुकोशिक और शाखित मूलाभास द्वारा मिट्टी में दसे रहते हैं या मिट्टी से जुड़े रहते हैं। तो बहुकोशिक और शाखित मूलाभास यहाँ पर मिलते हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा
मुकुलन द्वारा होता है, यानी द्वितीयक प्रथम तंतु का मतलब हो गया सेकेंडरी प्रोटोनिमा के विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। ये भी आपको प्रश्न एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मौस में कायिक जनन कैसे होता है, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी व स्थिरधानी पत्तीदार प्रवाह की चोटी पर स्थित होते हैं, तो इनकी जो पोजीशन है वो भी आप याद रखेंगे कि ये पत्तीदार प्रवाह की चोटी पर पाए जाते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित पाया जाता है। मॉस में स्पोरोफाइट लेवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित पाया जाता है, तो लेवरवर्ट की अपेक्षा मॉस में जो स्पोरोफाइट है या बीजाणुद्भिद है वो ज़्यादा विकसित यहाँ पर मिलेगा। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली पाई जाती है, यानी जो ये स्पोर बनेंगे उसके बाद ये विकृत होंगे, तो यहाँ पर विस्तृत प्रणाली मॉस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम आपके मॉस के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमारा ब्रायोफाइट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ईजिली ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप सभी को एक ही राय देना चाहूँगा कि आप अपना बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, बेसिक जो आधार है वो मजबूत कर लीजिए, तो आपके सारे छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।